तो देखिए, मैथमेटिक्स के एक और टर्म से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ना दो दुनिया मिलती हैं। वो कैसी कैसी होती हैं तो सुनो। अगर हम पूछते हैं कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो कहाँ जाना चाहते हो, कितनी दूर जाना चाहते हो, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप बता देते हैं, लेकिन फिर हम ये नहीं पूछते कि कितनी दूर है। या ऐसा भी होता है कि जब आप किसी शॉप पर जाओगे तो किसी दुकानदार से कहोगे कि मुझे 5 kg 10 kg 20 kg पोटैटोस दे दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन वहीं अगर हम किसी बाइक पे जाते हैं तो बाइक पे हमारा फ्रेंड क्या पूछता है हमसे कि आप किधर जा रहे हो, आपको जाने के लिए कितनी रफ्तार चाहिए, या आप कितनी दूर और कहां जाते हो। अक्सर हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, रास्ते में निकलते हैं और कहीं रास्ता भूल गए तो हम अपना जीपीएस मोबाइल में मैप ओपन करते हैं और उससे हम ये पता लगाते हैं कि हमें जाना कहां पर है। और जहां पर ये वर्ड आ जाए कि कहां जाना है, मतलब कि वहां पर हम डायरेक्शन की बात पूछते हैं। और दूसरी तरफ हम ये पूछते हैं कि अगर हम किसी शहर में गए जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां पर हम ये पूछेंगे कि यहां पर कितना टेम्परेचर है। ये नहीं पूछेंगे कहां से, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां का ठंडा है, कूल है, वो तो हर जगह पर है। तो हम कहां पूछेंगे कि यहां से ठंडा है, कि यहां से ठंडा है, कि यहां से ठंडा है। तो ठंडा हर जगह से होता है। 20 kg पोटैटोस लेते वक्त आप ये नहीं पूछोगे कि पोटैटो यहां से आएंगे कि यहां से आएंगे, 20 kg कहां से डालोगे, वो नहीं, सीधा ऐसे भरा और तौल दिया, ठीक है। अब जब हम कभी अपनी पोजीशन को बदलते हैं कि हमें यहां से हटके कहीं और जाना है, तब क्या करते हैं? तब हम ये देखते हैं कि कहां जाना है। जैसे मान लो कि आप एक ब्रिज के ऊपर हो, आपको बस ऐसे चलना अलाउ है, ठीक है। आप ऐसे जाओगे तो गिर जाओगे। अब आपने आंखें बंद कर लिया और आप पूछते हो कि मुझे जाना कहां पर है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। इसमें डायरेक्शन पूछ लिया। तो कभी कभी हम डायरेक्शन को पूछते हैं और कभी कभी किसी पोटैटो को खरीदते वक्त डायरेक्शन नहीं पूछते, टेम्परेचर बताते वक्त डायरेक्शन नहीं पूछते। तो हमारी दुनिया को इसी दो तरीके से पढ़ना है। जहां पर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वहां पर हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। उनको ऐड करने का रूल, सब्ट्रैक्ट करने का रूल, पढ़ने का रूल, मल्टीप्लाई करने का रूल, हर रूल बदल जाते हैं। ये सब रूल बदल जाते हैं और सबके एक ही बेसिक होता है। वो बेसिक क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगर सबका बेसिक आपको याद है तो कोई भी रूल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अच्छा, वो है कौन सी चीजें? देखो, हम जानते हैं कि हमारे नेचर में क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती हैं? जिनको हम मेजर कर पाए उसे क्वांटिटी कहते हैं। हमने पढ़ा था क्वांटिटीज किसे कहते हैं? विच कैन बी मेजर्ड। अब मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो बिना ये पूछो डायरेक्शन के, और एक में डायरेक्शन पूछ लेते हैं। अब दो तरीके हैं हमारे पास, और ये दो क्यों करे? हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे लिए इसमें और इसमें रूल अलग अलग होते हैं। इसमें मल्टीप्लाई का रूल अलग, इसमें अलग। कैसे कैसे अलग होता है यही हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? नंबर 1, स्केलर से। ये स्केलर का मतलब क्या? स्केल का मतलब क्या? केवल इसका अमाउंट नापना, कोई चीज कितनी है। स्केल मतलब क्या होता है? किसी का अमाउंट, कोई चीज कितनी है ये हम नापते हैं। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटीज विच ओनली कैन बी स्केल्ड, जिसको हम केवल स्केल कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि वो कितनी है, बस। तो आपको ना सारी लैंग्वेज आनी चाहिए पढ़ना कि स्केल्ड करने का मतलब क्या है, कि इसको हम केवल नाप सकते हैं वो है कितनी। अच्छा, इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात नहीं करते स्केलर में, स्केल करते वक्त डायरेक्शन नहीं है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, 20 kg 30 kg 2 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे बात करेंगे तो वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और एक बात, जब स्केलर क्वांटिटी को हम पढ़ते हैं तो ऐड करने का रूल क्या? सिंपल, जो हम पहले से करते आए हैं, एल्जेब्रिक रूल।
कैसे करते आए हैं? तो 2 + 3 = 5, 2 × 3 = 6, 2 ÷ 3। हाँ, इस तरह से रूल पढ़ते आए हैं। 2 - 3, जो हम सिंपल रूल पढ़ते आए हैं ये वही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं देखना कि डायरेक्शन कहां गई, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज में जरा एक बात देखो जो अभी बता रहा हूं मैं, वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वही एक ऐसी बात है जो इसमें और इसमें डिफरेंस ला देती है। वो क्या है उसको देख लो एक बार। देखो, ये एक पॉइंट, या तो मानो किसी का पोजीशन, किसकी पोजीशन है ये कोई यहां पर खड़ा है लोकेशन ए पर, वो लोकेशन ए से चलकर बी पर जाता है, और बी पर जाने के लिए इसको 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। फिर बी से सी पर जाता है, और सी पर जाने के लिए भी 2 किलोमीटर। फिर सी से डी पर आता है, और डी पर आने के लिए भी 2 किलोमीटर। तो अब हम ना जब इसको ऐड करेंगे ये रूल से, मतलब कि जब हम स्केल करेंगे इसी चीज को, तो क्वांटिटी अलग हो जाएगी वेक्टर में। वेक्टर करते वक्त या इसको पढ़ते वक्त तब ये रूल हम जो इसमें लगाने वाले हैं वो इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, रूल क्या है? तो रूल सुनना। देखो, स्केलिंग करते वक्त, नापते वक्त आप क्या नापोगे? कितना चला है। तो कितना चला है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो इट इज 2 + 2 = 6 किलोमीटर। ये, और जो हमने ये किया है और इसमें आके वो नेचर बदल जाता है। हम इसको बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास से हमेशा। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि जब हम इसको वेक्टर तरीके से करेंगे तब क्या होने वाला है। और वेक्टर में यही डिफरेंस आ जाता है कि इसमें और इसमें कैलकुलेशन की टेक्निक बदल गई। कैलकुलेशन की टेक्निक क्यों बदल गई? क्योंकि कंसेप्ट बदल गया, और वो कंसेप्ट मायने भी रखता है, वैलिड भी होता है। चलो, कैसे कैसे होते हैं ये बात को समझते हैं। पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। तो पहले वेक्टर को देखो, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स और स्केलर और वेक्टर के बारे में। अच्छा, वेक्टर क्या है? क्वांटिटीज विच कैन बी स्केल्ड एज वेल एज हैव डायरेक्शन, मतलब कि जिसके हम अमाउंट को भी नाप सकते हैं और डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। ये देखो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये 2 कैरेक्टर होगा तब जाके वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। अच्छा, किसे कहते हैं वेक्टर? तो वेक्टर कहते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे आ जाना। अच्छा देखो इधर, ये जो डायग्राम हमने बनाया था, इसकी पोजीशन पहले क्या थी? ए। अच्छा, फिर फाइनल पोजीशन क्या है? डी। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? ए से डी तक। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ए टू डी, मतलब कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो रास्ता होगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का रास्ता, हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसे कहते हैं? तो हमें पता है, किसी चीज को धक्का देना या खींचना, मतलब पुश कहें या तो पुल। अच्छा, किसी को पुश करो जाके, तो ये पूछेंगे किस तरफ, तो मतलब कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, एक वेलोसिटी और स्पीड, ये दोनों एक ही चीज होती हैं, लेकिन स्पीड में क्या पूछते हैं हम कि आपकी रफ्तार कितनी? 20 किलोमीटर/आवर। बस। वेलोसिटी में क्या होता है कि 20 किलोमीटर/आवर किस तरफ है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी पूछते हैं कि आप जाकर है टूवर्ड ईस्ट या टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, तो वो चीज क्या है? वेलोसिटी। हम अपने जब जीपीएस को खोलते हैं मोबाइल में, तो मैप ट्रैकिंग में ये लिखा आता है कि आपको 5 किलोमीटर जाना है ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो वो चीज क्या बताता है? एक वेक्टर के बारे में। अच्छा, ये देखो छोटा सा, कि जब हम डिस्टेंस बोलते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना आपने चल लिया, ये चीज क्या है? स्केलर, स्केलिंग करना, नापना। 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, इट इज 6 किलोमीटर। लेकिन यही चलने की बात को डिस्प्लेसमेंट में अलग पढ़ना है।
डिस्प्लेसमेंट क्या बोला हमने कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन, मतलब ए टू डी इट इज 2 किलोमीटर। तो जो बेसिक सा डिफरेंस है उसको याद रखना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट भी रास्ता होता है, डिस्टेंस भी रास्ता होता है, दोनों के दोनों रास्ता होते हैं, लेंथ होती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि इसमें डायरेक्शन पूछते हैं फाइनल से इनिशियल, इसमें क्या पूछते हैं? कितना आपने चल दिया। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है। अच्छा, अब हमारा फोकस किस पर रहेगा? फोकस उस पर रहेगा जो नया आया। ये तो पहले से पढ़ते आए हैं स्केलर के बारे में। नया क्या है? वेक्टर। इसको देखेंगे हम कि वेक्टर के एडिशन के रूल, सब्ट्रैक्शन के रूल, मल्टीप्लिकेशन के रूल, ये सब अलग हो जाता है। एक बार लिख लेते हैं छोटा सा। ठीक। तो हमारा मेन फोकस किस पे है? वेक्टर को पढ़ने के लिए। देखिए, वेक्टर में हम वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन को, उसके मल्टीप्लिकेशन के रूल। इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि स्केलर एडिशन बहुत आसान है। 2 + 3 5, 3 - 2 1, 3 × 2 6। लेकिन यहां रूल बदल गया, इसलिए दोनों को पढ़ना है। अच्छा, दोनों को पढ़ना तो है, लेकिन अब ये बात आती है कि कहीं पर वेक्टर है या लिखा है, कैसे पहचानेंगे? इट इज इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेक्टर? अच्छा, कैसे करना है? इसके लिए पहले हमने डिनोट करना सीखेंगे। तो डिनोटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे दिखाएंगे कि वो वेक्टर है? तो देखो, ये ए लिखा है मैंने। ए का मतलब क्या है? कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। ये यूनिट क्यों बोला मैंने? तो सुनो, हम जानते हैं कि क्वांटिटी को नापने के लिए रेफरेंस चाहिए, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम। हाँ, तो ये चीज हमें अगर मानो पता ही नहीं है कि वो मीटर है, किलोग्राम है, कि वो मीटर पर सेकंड है, जब इसका हमें ऐसा यूनिट नहीं पता, तो हम क्या लिख देते हैं? इट इज ए यूनिट। 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। यूनिट्स क्या शो करता है? कि वो मीटर भी हो सकता है। यूनिट क्या शो करता है? कि वो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी। तो ये दिमाग में रख लेना आपने। अच्छा, देखो यहां पर इसके 2 तरीके लिखने के हैं, एक मैथमेटिकल वे और दूसरा ज्योमेट्रिकल वे। मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखते हैं? यहां देखो, जो नंबर है उसको यहां लिखा, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया। ठीक, तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कि इसके थ्रू पता लग गया कि एक वेक्टर है। अच्छा, कैसे पता लगा? तो सुनो, जो ए लिखा है मैंने, ए शो करता है मैग्नीट्यूड को, मतलब 5, 6, 7, 8 इनको शो करता है। लेकिन एरो क्या शो करता है? तो एरो शोज डायरेक्शनल क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी क्या है? डायरेक्शन वाली है। जैसे 5 के ऊपर एरो, इसका मतलब कि 5 कुछ भी है, 5 यूनिट, 5 यूनिट्स कुछ भी है, लेकिन इस एरो के थ्रू कंफर्म हो गया इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसी 5 यूनिट को मुझे ज्योमेट्रिकल वे, ज्योमेट्रिकल मतलब डायग्राम बना के इसके थ्रू दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे। एक यूनिट, अगर एक यूनिट इतना बड़ा है तो अगला भी एक यूनिट इतना बड़ा होना चाहिए। 2, 3, 4 और ये 5, तो कितना हो गया? ये हो गया 5 यूनिट्स और एक डायरेक्शन। एक बात का ध्यान रखो, जब मैंने ये एरो लगाया, इसको ये मत सोचना कि डायरेक्शन बता रहा है कि उधर इधर, नहीं। एरो बताता है कि इट इज ए डायरेक्शन क्वांटिटी, डायरेक्शनल। अगर कोई एरो या कोई वेक्टर ऐसे करके हो तो भी मैं क्या लिखूंगा? 5 वेक्टर, 5 एरो। इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैंने एरो किधर लगाया? इधर। तो ये एरो इसके लिए रिजर्व है। एरो किसके लिए बताता है? तो एरो शो करेगा डायरेक्शनल क्वांटिटी को, डायरेक्शनल क्वांटिटी, डायरेक्शन को नहीं। क्योंकि डायरेक्शन को शो करने वाला वेक्टर एक अलग होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब पढ़ेंगे तब इसको भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे। अभी डायरेक्शन लिखा क्या? नहीं। अभी क्या लिखा? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हम डायरेक्शन को लिख देंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे करके। अभी जो मैंने ये दिखाया ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा क्या बताता है? कि इट इज ए डायरेक्शनल क्वांटिटी। मतलब एक वेक्टर को तो बताएगा, लेकिन कंप्लीट डायरेक्शन कहां है वो हम तब पढ़ लेंगे जब यूनिट वेक्टर हो जाएगा। फिर
पूरे वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे ए आई कैप, तब हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब कंप्लीट हो जाएगा कि डायरेक्शन उधर है। अभी इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि ऊपर है कि नीचे, लेकिन क्या है, डायरेक्शन है। ऊपर है कि नीचे नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन है, इससे पता लगता है। और ऐसे लिखने से यह पता लगता है कि उसके पास डायरेक्शन कहां है, ये कंफर्म। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ज्योमेट्रिकल वे को हमने ये लिख दिया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 और ये 5, इट इज ज्योमेट्रिकल वे। यहां देखो, हमने इसको दिखाया 1 2 3 4। अब ये एरो कहां जा रहा है, एरो जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो 4 यूनिट ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। इसको देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट ड्यू नॉर्थ, 4 यूनिट कहां पर है, ये नॉर्थ की तरफ। अब इस बात को सुनो, ईस्ट को आप यहां मानेंगे तो वेस्ट इसके अपोजिट, ये अगर ईस्ट माना तो ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ मानना है तो नीचे वाला साउथ। ये वो एक डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम मान सकते हैं कि ये हर जगह पर ऐसे ही यूज किया जाता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे ये तो मनमाना होता है, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ठीक है, हम चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर इसी को यूज करते हैं क्योंकि पूरी जगह पर, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर हम ऐसा ही लिखते हैं। लेकिन अपने लिए अगर आप कुछ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट वो बाद में पढ़ेंगे। तो हमने वेक्टर को कैसे पहचानना है ये देख लिया। अच्छा, अब हम वेक्टर को पढ़ लेते हैं कि हमने डायरेक्शन की बात किया था ना, कि डायरेक्शन वाला वेक्टर, इनको देख लेते हैं कि कैसे होते हैं ये वेक्टर। तो वेक्टर के टाइप्स देखो, वेक्टर को हम टाइप्स तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ो चाहे मैथमेटिक्स, उसमें क्या जरूरी है कि जब हम किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो हम उसको देखकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या बोले और क्या लिखे। तो उसको पहले आपको देखकर पढ़ना आना चाहिए। सो कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम पहले ग्राफ देखते हैं। सो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच शोज रिलेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। मतलब हमारे पास दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज होंगी जिनका क्या दिखेगा, रिलेशनशिप, कि वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं, कि डायरेक्टली है, इनवर्सली है, स्क्वायर वाली है कि क्यूब वाली है, सो कर सकते हैं। देखिए ग्राफ क्यों बना रहे हैं, तो सुनो, हमारे पास क्वांटिटी ऐसे करके गिवन है, क्या करना है, इसका सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व करो, लेकिन करें क्या इसमें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको हर चीज पढ़ने आना चाहिए, इसीलिए क्या पढ़ेंगे हम ग्राफ को। अच्छा, सबसे पहले क्या देखो, हम सबसे पहले किसी भी ग्राफ में किसी चीज को यह बताते हैं वो कितनी दूरी पर है। अच्छा, दूरी के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि वो है कहां पर। इसमें क्या क्या बताएंगे, कितना दूर और कहां पर। उसके लिए हमारी दुनिया रिलेटिव बन जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड मेरे से पास में है, तो आपसे कहां पर है, दूर है, किसी के लिए और दूर होगा, तो पास है कि दूर है, बोर्ड पास में है कि दूर है। मैं कहता हूं पास में है, आप कहते हो दूर है, तो कौन सही है, तो अपनी जगह जगह हम सही हैं। मैं यहां से कहता हूं पास में, आप कहते हो दूर है, तो मैं सही हूं अपनी जगह पर, आप सही हो अपनी जगह पर। मतलब कि जहां से हमने मेजरमेंट शुरू किया वहां से हमारा नजरिया, कैलकुलेशन सब बदल जाता है। तो पहले हम अपना शुरुआत वाला पॉइंट चुन लेते हैं। तो जहां से हमको मेजरमेंट नापना शुरू करना है उसको कहते हैं ओरिजिन। ये सो ओरिजिन क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट। अच्छा, कहां हो सकता है ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी जहां से आपको शुरू करना है वो वहां पर हो जाएगा। मोस्टली हम ग्राफ में कहां देखते हैं पॉइंट, हम उसको यहां देखते हैं,
जहां पर दो एक्सिस कट करती हैं। अच्छा, उससे बड़ी बात आती है कि एक्सिस क्या होती है। देखो, एक्सिस पे हम अपनी क्वांटिटीज को शो कर सकते हैं कि उसका अमाउंट, उसका नंबर, जिसके बीच में हमें रिलेशन बताना है उसको हम इसी एक्सिस पर लिखते हैं। फिर उनको रिलेट करने के लिए ये दो एक्सिस आपस में कट करती हैं, एक पॉइंट बनाती हैं। तो एक्सिस क्या होती है? देखो, इसमें हमने बताया ना कि जो दो क्वांटिटी का रिलेशनशिप हम जिस पे डिनोट कर सकते हैं। हम अक्सर ग्राफ में इसको प्लस का एक्स लेते हैं तो ये वाला माइनस एक्स, इसको प्लस का वाई चुनते हैं तो इसको माइनस का वाई। और ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स चुनना आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको प्लस चुना तो वो वाला ऑटोमेटिक माइनस, इसको प्लस चुना तो वो माइनस। फिर से अगर ये एक्स चुनते हो तो ये वाला माइनस एक्स, ये वाई चुनते हो तो ये माइनस वाई। इसका मतलब कि एक्सिस भी मनमानी है, हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। तो ओरिजिन और एक्सिस ये दोनों चीजें आर्बिट्ररी होती हैं। बट क्या बोला मैंने? आर्बिट्ररी। ये आर्बिट्ररी मतलब कि हम जहां से चुनना चाहें इसको हम उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि जब दो क्वांटिटी को हम बताते हैं कि वो कहां है तो उसका एड्रेस पूछते हैं। और किसी क्वांटिटी का एड्रेस बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट। हमने बोला कि वो यहां पर है, कितना है? तो हमने कहा x में 2, y में 3। तो ये क्या चीज है? उसका एड्रेस कि x में 2 कदम चल के जाना है, 1 कदम 2 कदम। y में कितना? 3 कदम, 1 कदम 2 कदम और ये 3 कदम। तो x में 2 कदम, y में 3, यहां पहुंच जाओगे। सो दिस इज कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास ग्राफ के लिए। दूसरी बात कि जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ये आपको सेम रखना है। इनमें 10 यूनिट का गैप होता है। चलो, ये तो बेसिक सी बात थी। थोड़ा सा देखो, इसमें हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो, किसी ग्राफ के अंदर, किसी ग्राफ में हमने कोई पॉइंट चुना, वो पॉइंट यहां से था पहले, वो चल के आगे आ गया, फिर चल के आगे आ गया, फिर आगे आ गया, ऐसे करके। ठीक है, ये पॉइंट ए था। अब हम बी को चूज करते हैं तो बी यहां पर है, वो यहां से यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। ठीक है, तो एक ग्राफ में ऐसा दिखता है हमें। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, इसको देखो, एक पॉइंट यहां, दूसरा यहां, फिर उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, तो वो ऐसे करके चलता है। अच्छा, वहीं पर एक और पॉइंट है जो यहां है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। अब क्या हो रहा है? इन दोनों बातों को समझो। देखो क्या हो रहा है। इस वाले पहले ग्राफ में हमने यहां से खड़े होकर नापना शुरू किया, तो पहले हमारे पास था, हमसे दूर जा रहा है, और दूर चलता है, और दूर चलता है। चलने का पैटर्न पहचानो। हम बोलेंगे कि अपनी पोजीशन को बदल रहा है, लेकिन जो इसकी पोजीशन बदल रही है वो केवल एक ही कोऑर्डिनेट की है। कितने कोऑर्डिनेट की है? एक्स वाला कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट। तो जब हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट को बदलने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। एक लाइन में चलना, ऐसे करके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अभी क्या कहा मैंने कि स्ट्रेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे अभी समझ जाओगे। मैंने क्या बोला कि जिसका एक कोऑर्डिनेट बदलता है उसको कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और इसको देखो, इसमें भी तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स 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 और ये एक्स, x1 x2 x3 x4। तो इसका भी कंटिन्यू एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है। और जिसमें एक कोऑर्डिनेट बदले
उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसको लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं इस पे, बट लिख लेना आप। दूसरे ग्राफ में देखो, इसमें ये पहले हमारे पास था, हमसे दूर जा रहा है, तो कैसे कैसे जा रहा है, तो ये यहां आ गया। यहां पर आने का मतलब देखो, यहां पर आने का मतलब x में भी चलता है, y में भी चलता है, और दूर आ गया। यहां पर आने का मतलब x में भी बढ़ गया और y में भी बढ़ गया। देखो वहां आने का मतलब कि y में भी बढ़ गया और x में भी बढ़ गया। इसका मतलब कि y और x, इसके दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ बदल रहे हैं, एक साथ, साइमल्टेनियस। क्या बोलेंगे? द टू कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग साइमल्टेनियसली। जब दो कोऑर्डिनेट एक साथ बदले उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। और जब मोशन इन टू डायमेंशन आता है उसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन प्लेन, याद रखो। ये भी एक सीधी लाइन है और ये भी एक सीधी लाइन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका एक कोऑर्डिनेट बदलता है, इसके दो कोऑर्डिनेट बदलते हैं एक साथ। पहले ये यहां चलता है, एक कोऑर्डिनेट बदला एक बार में एक कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि एक साथ एक कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर ये ऐसे चलता, एक साथ दो कोऑर्डिनेट, और यही अगर स्पेस में चले एक्स वाई जेड, तीनों के तीनों एक साथ बदलेंगे तो मोशन इन स्पेस, मोशन इन 3D। तो 3D में क्या होता है? एक साथ तीन कोऑर्डिनेट बदलते हैं, ये चौक ऐसे करके चलती है। तो x में भी चल रही है, y में भी चल रही है और z में भी। देखो, जब हम किसी क्वांटिटी को ऐसे पढ़ते हैं, हमारे स्टडी का नजरिया अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है ये जरूरी है। ये जो बात अभी बता रहा हूं मैं, आपकी फिजिक्स के लिए सबसे जरूरी अब शुरू होती है। देखो, अगर हम ऐसा माने कि हमारा स्पेस जिस पर हम रहते हैं अर्थ पर, वहां ग्रेविटी है ही नहीं, तो आप सीधे खड़े रहोगे कि तिरछे खड़े रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि अगर आप इस पर ऐसे करके लेटे हो तो आपको लगेगा कि ये लाइन तिरछी है। हाँ, सोचो, ऐसे लेटे रहोगे तो आपको ये वाली लाइन लगेगा कि ये तिरछी है। लेकिन अगर इस पे ऐसे लेटे रहोगे तो आपको ये वाली लाइन लगेगी कि ये तिरछी है, स्लैंट है ये वाली। इस पर लेटकर आपको ये तिरछा लगेगा। हमारा नजरिया, हमारा व्यू, ये बदलने से हमारी कैलकुलेशन बदल जाती है, याद रखो, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वर्ल्ड। अगर हम ऐसे करके लेटे रहते हैं तो हमें लगेगा कि ये तिरछा है, जैसे हमारे अर्थ पे हमें यहां से लगता है, कैसे दिखता है अर्थ को हम ऐसे देखते हैं कि ये कोई इंसान यहां खड़ा है, कोई ऐसे करके खड़ा है, तो हमें लगता है यहां से, अगर हम यहां पर हैं तो हमें लगता है कि ये गिर जाना चाहिए। हमें यहां से ये तिरछा लगता है, और यहां से देखने पर वो ऐसे गिर जाना चाहिए, वो हमें तिरछा लगता है। इसकी दुनिया कैसी है? तो इसकी दुनिया यहां बनाता हूं मैं। ये ऐसे खड़ा लगेगा इसको, और इसको लगेगा कि ये चीज ऐसे करके है। ये मतलब कि B ऐसे है और A ऐसे। तो हमारा वर्ल्ड ना रिलेटिव है, हमें ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर की तरफ खींच के रखती है। तो हमें इस सरफेस पर जहां हम खड़े हैं वो हमें स्ट्रेट दिखाई देता है, सीधा, बाकी दुनिया तिरछी, और जो ऐसे करके उसको हम तिरछे दिखाई देते हैं। तो आप कैसे खड़े हो, कैसे मेजर करते हो, ये जरूरी है। अब अगर आप सारी मेजरमेंट ऐसे करते हो तो बताओ ये लाइन कैसी है? तिरछी लाइन है। ये दो में है, एक्स में भी है, वाई में भी है। तो हमारे लिए ना, हम अपने आसानी के लिए, कन्वीनियंट के लिए
याद रखो, हम क्या करते हैं कि पूरे अर्थ पर हम इसको सीधा मान लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको सीधा मान लेते हैं, जो ऐसे करके। अगर किसी के लिए ये वाला सीधा है तो उसको ऐसे बना दो कैलकुलेशन के लिए। जिसके लिए ये सीधा है ना, कि वो ऐसे करके लेटा है, तो उसके लिए वो चीज ऐसे बना के हम कैलकुलेट करेंगे। समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन समझ लेना, क्योंकि इसी बात को समझना ही आपके लिए जरूरी है। फिर से देखो, हमारी दुनिया कैसी है? रिलेटिव। तो हम कैसे मेजरमेंट करते हैं ये जरूरी है। अगर हम हमेशा से ऐसे करके रहे हैं तो हमारे लिए ये लाइन जो मैंने यहां बनाई है वो असल में ऐसी ना होके ये चीज ऐसी करके है। ठीक है, तो हमारे लिए ये ऐसे करके पूरा वर्ल्ड सीधा है। तो हम जो चल रहे हैं एकदम सीधी लाइन पर, हम कैसे चल रहे हैं? ऐसे करके सीधा। दूसरे को लग सकता है कि हम ऐसा चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव वर्ल्ड है। कैसे कैलकुलेशन करना है? इट इज इन योर हैंड। तो बड़े ध्यान से, सावधानी से करना कैलकुलेशन। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स करो, फिजिक्स करो, कि यही चीज हमें कैलकुलेशन को इजी बनाने में हेल्प करता है। वरना हम कंफ्यूज रहते हैं कि किसी ने इसको सिंपल सॉल्व क्यों किया। सिंपल इसलिए किया क्योंकि ये चीज उसके लिए सीधा है, तो उसने सिंपल से सॉल्व कर दिया। इसको हम एक्स वाई में बोलते हैं। सुनो दोबारा, ये लाइन एक्स में भी है, वाई में भी है। किसने कहा? ये मैंने। चलो, अगर मैंने कहा कि ये लाइन एक्स और वाई दोनों में है, तो मेरे लिए एक्स कैसा है? तो मेरे लिए एक्स ऐसा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये लाइन केवल और केवल एक्स में है, तो मेरे लिए ये चीज कैसी है? ये चीज एक्स और वाई दोनों में है। अगर मुझे ये लगता है कि एक्स में, तो ये लगेगा एक्स वाई में। और अगर ये लगता है कि एक्स वाई में है, तो मेरी दुनिया फ्लैट है। थोड़ा सोचना इस पे, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो ब्रेन इंक्रीज होगा, आपका इमेजिनेशन पावर इंप्रूव होगी। चलो, अभी आपको क्या समझ में आया कि मोशन इन प्लेन कैसे पढ़ना है? अभी के लिए क्या पढ़ोगे? अभी के लिए हम जो बुक में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे कि ये चीज एक्स में है, तो ये वाली एक्स वाई में है ना। चलो, अब आगे देखते हैं इसको। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ये? तो सुनो, को का मतलब जो एक ही साथ में हो, और लाइन का मतलब लाइन, एक लाइन। तो दो वेक्टर हमने बनाए, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे। ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में। अच्छा, एक और देखो, एक ऐसे, दूसरा ऐसे। जो वेक्टर एक ही लाइन में होता है उसको कोलिनियर। इसमें कोई खास नहीं है, अभी बस नाम को पहचानना आना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। कोप्लेनर का मतलब आप समझ गए, जो एक प्लेन में हो। एक प्लेन का मतलब कि ये एक्स, ये वाई। वेक्टर एक ऐसे करके है, दूसरा ऐसे करके, तीसरा ऐसे करके, चौथा ऐसे करके। कोई भी वेक्टर ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे का मतलब कि वो जेड में आ गया, और जेड में नहीं। अगर कोई वेक्टर एक्स वाई में फंसा है तो उसको एक्स वाई में ही चलना है, जेड में नहीं चलना। तब ये वेक्टर कैसे कहलाएंगे? कोप्लेनर। और अगर कोई वेक्टर इस वाले प्लेन में है, प्लेन क्या होता है? जब दो एक्सिस मिलती हैं तो उनके लिए हम इसमें दो तरफ मोशन कर सकते हैं, ये वाला। तो इसमें चलना अलाउ है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, तब ये एक्स जेड। जैसे हम अगर अपनी छत पे चले जाते हैं तो छत पे हमें ऊपर जाना और नीचे जाना मना होता है। मानो ऊपर जाना मना है और नीचे जाना मना है, तो आप अपनी छत पे ऐसे करके चल सकते हो। तो वो क्या चल रहे हो? आप एक प्लेन में कर रहे हो मोशन। ठीक है, एक्स में बदल सकते हो कोऑर्डिनेट, और वाई में भी
मतलब एक साथ दो कोऑर्डिनेट बदलने के लिए आप फ्री हो, बदलो दो कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई दोनों में बदल सकते हो, लेकिन ऊपर और नीचे मना है। तो वो कहलाएगा एक प्लेन में चलना। और दो वेक्टर का या दो से ज्यादा वेक्टर का एक प्लेन में होना, इट इज कोप्लेनर। और भी तरह के वेक्टर हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे अब हम उसके टाइप्स में नहीं, इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर ये क्या चीज है, तो सुनो। देखिए, यूनिट का मतलब क्या कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वेक्टर का मतलब डायरेक्शन हो। तो एक ऐसा वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 बट हैविंग डायरेक्शन। अच्छा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 बट हैविंग डायरेक्शन। उसके पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। अच्छा, पढ़ क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें ये जरूरी है और ये भी। ठीक है। अच्छा, सोचो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका फायदा क्या होता है? ये देखो, क्या पता चला आपको? आपको दिख रहा है कि ये देखो और ये, इसका मतलब कि नंबर को हमें नहीं बदलना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और सोचो कि अगर 1 में डायरेक्शन आ गई तो क्या हो गया? नंबर क्या बन जाएगा? डायरेक्शन के साथ। नंबर और डायरेक्शन क्या कहलाता है? एक वेक्टर। तो सोचो, किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो क्या जरूरी है? स्केलर को वेक्टर बना दिया, मतलब यूनिट वेक्टर। इसमें डायरेक्शन भी है, सोचो। तो किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है लेकिन अमाउंट नहीं बदलना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कहां हेल्प करता है? जहां पर स्केलर को वेक्टर तो बनाओ लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वेक्टर काम आता है स्केलर से वेक्टर बनाने में। चलो देखो कैसे। अच्छा, एक बार देखने से पहले ना कुछ समझो। वो क्या? जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, कौन सी डायरेक्शन? जिसमें मैग्नीट्यूड 1 हो, उसके लिए हम एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते। लेकिन हां, एक बात कि अगर एक्स में हो कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी हो, तो एक्स में लिखेंगे उसको आई कैप, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन। और अगर वाई में हो तो उसको लिखेंगे हम जे कैप, मतलब कि ऐसे जाएगा तो आई, ऐसे रहेगा तो जे। कितना बड़ा है ये? 1 यूनिट। ये कितना है? 1 यूनिट। तो तीसरा z में रहेगा तो यूनिट 1 लेकिन के कैप। इसको हैट पढ़ो या कैप पढ़ो, ये क्या है? ये बताएगा डायरेक्शनल क्वांटिटी। जैसे एरो लगा के बताते हैं वैसे ही इसको लगाओ। इसको लगाने से मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन। ये है यूनिट वेक्टर को शो करने का तरीका। और यूनिट वेक्टर क्या? मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया कि आई वेक्टर, तब इसका मतलब क्या है कि वेक्टर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है, ये जरूरी नहीं है। इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड 1 और वेक्टर भी है। चलो, z है के कैप, तो ये वाला ऐसे रहेगा। अमाउंट कितना? 1। और ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ये ऐसे करके है ये।
ऐसे करके मानो तो मतलब कि ये ऐसे, ये कैसे मानो ऐसे करके, ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर। जो z है वो बाहर की तरफ है, याद रखो। आपको कौन सा प्लस लेना है, तो ये देखो कैसे प्लस लगेगा। अगर ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो जो बाहर आ रहा है वो कौन सा है। अगर अगर ये आपने लिया माइनस, ये भी लिया माइनस, तो ये फिर कौन सा लोगे, ऐसे डिसाइड करना है। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि z प्लस का कौन सा ले, ये प्लस का ले कि ये वाला। तो याद रखो, अगर आपने इसको प्लस लिया, इसको प्लस लिया, तो ये भी प्लस, इसको माइनस लिया, इसको माइनस लिया, तो ये भी माइनस। अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन है तो प्लस और माइनस दोनों फर्क पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर को शो करने का तरीका आई, जे और के कैप। ये देखो एक चीज, एक वेक्टर है, ठीक है, उसका मैंने ऐसे लिख दिया कि नंबर और डायरेक्शन। इसका क्या मतलब कि 5 वाला एक वेक्टर है, ठीक। तो 5 लिखा मैंने, साथ में क्या लगा दिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई में 1 और साथ में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब कि ए की कैप, आई की कैप, जे की कैप या के की कैप। हमने पहले डिस्कस किया। कौन से डायरेक्शन है नहीं पता, आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो हमने ए बनाया वो ऐसे करके है, कौन से डायरेक्शन में है, आई, तो यहां लिखेंगे आई कैप। गलती से अगर ये वेक्टर ऐसे करके है तो क्या लिखेंगे इसको, 5j। और अगर ये वाला वेक्टर ऐसे करके है तो इसको क्या लिखेंगे, k कैप। और अगर ये दोनों में हो ऐसे करके, तब हम इसको रिजॉल्व करके लिखेंगे, क्या करके, डिकम्पोज, तोड़ कर लिखेंगे। और ये चीज हम आगे सीखेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट डिकम्पोज करना, रिजॉल्व करना एक ही बात होता है। तो ये तरीका है किसी वेक्टर को लिखने का। यहां से क्या निकल जाएगा, अब ये बन गया एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है, एक वो तरीका जहां पर क्वांटिटी वेरिएबल हो और जो रखे वो उसका आंसर हमें मिलता जाए। कैसे कैसे, ये देखो, यहां से यूनिट वेक्टर को सॉल्व करो, कितना होता है ये, तो ए यूनिट, इसको सेम रहने देना है, तो मल्टीप्लाई में ए है, इसको डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो दो तरीके, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं मतलब उसका अमाउंट, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। दोनों तरीके हैं लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा ये वाला माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसको लिखने से पता लगता है कि वेक्टर था, उसका मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब कि वेक्टर को नंबर बना दिया। इसमें नहीं पता चलता कि ये वेक्टर था कि नहीं। इससे क्या पता चलता है कि वेक्टर को मॉड बना दिया, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको डायरेक्ट लिख दोगे तो ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसा बताऊंगा आपको लिखने के लिए। तो ये तरीका और ये तरीका, उसका नंबर और डायरेक्शन। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। हम अब से वेक्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ना सीखेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको कल से पढ़ेंगे अब हम।